आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी का लेसन 3 जिसका नाम है परिवहन। परिवहन आइए जानते हैं। सबसे पहला चीज, परिवहन क्या है, किसे कहते हैं। जैव प्रक्रम का वह भाग जिसमें उपयोगी पदार्थों को मूल स्रोतों से विभिन्न कोशिकाओं तक तथा अनुपयोगी पदार्थों को विभिन्न कोशिकाओं से गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही परिवहन कहते हैं। कहने का मतलब है कि यह एक जैव प्रक्रम का वह भाग होता है जिसमें जितने भी उपयोगी पदार्थ है उसको शरीर के अंदर एक जगह से दूसरे जगह ले जाना ही परिवहन कहलाता है। एक कोशिकीय जीवों में परिवहन विसरण विधि द्वारा होता है। सवाल पूछेगा आपसे, एक कोशिकीय जीव में परिवहन किस विधि द्वारा होता है, तो हम लोग याद रखेंगे विसरण विधि द्वारा। बहुकोशिकीय जीव में परिवहन के लिए विशेष प्रकार के अंगों का समूह होता है। बहुकोशिकीय अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसमें परिवहन के लिए अलग अलग अंगों के समूह पाए जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन, पेड़ पौधे परिवहन विसरण विधि द्वारा करते हैं। किस विधि द्वारा करते हैं? विसरण विधि द्वारा। उच्च वर्गीय पौधों में परिवहन के लिए संवहन बंडल होते हैं। संवहन बंडल के अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम के बारे में हम पढ़ाए थे। जाइलम कहने का मतलब ये क्या है, तो ये इसे हम कहते हैं जल का वाहक। जल का वाहक। और फ्लोएम, फ्लोएम के बारे में आपको बताया गया था कि यह फल का वाहक होता है। तो पेड़ पौधों में परिवहन के रूप में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। आइए जानते हैं इन दोनों के बीच के अंतर। जाइलम इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है, तो फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। यह जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है। जाइलम किसका परिवहन करता है? तो जल तथा खनिज लवण का। लेकिन फ्लोएम फल, कहने का मतलब हो गया कि यह खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। जाइलम एक दिशीय होता है, अर्थात यह एक दिशा में ही परिवहन करता है, मगर फ्लोएम द्विदिशीय होता है, यानी यह दोनों दिशा में परिवहन करता है। जाइलम का काम होता है यह जड़ से पत्ता तक फैला होता है, और फ्लोएम यह पत्ता से जड़ तथा फूल तक भी फैला होता है। फ्लोएम कहाँ से कहाँ तक फैला होता है? तो पत्ता से जड़ तथा फूल तक फैला होता है, और यह सिर्फ जड़ से पत्ता तक ही फैला होता है। पौधों में पदार्थों के परिवहन का क्रियाविधि। पौधों में पदार्थों के परिवहन के लिए दो क्रियाएं उपयोगी होती हैं, एक स्थानांतरण और एक वाष्पोत्सर्जन। पहला स्थानांतरण और दूसरा वाष्पोत्सर्जन। पहला है पदार्थों का स्थानांतरण। पौधों में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही पदार्थों का स्थानांतरण कहते हैं। कि पौधों में कोई भी पदार्थ रहेगा उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम पदार्थों का स्थानांतरण कहलाता है। पौधों में पदार्थों का स्थानांतरण जलीय घोल के रूप में होता है। पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। पौधों में पदार्थों का परिवहन संभरण शिरा से उपभोग शिरा की ओर होता है। जहाँ खाद्य पदार्थों की सांद्रता अधिक होती है उसे संभरण शिरा कहते हैं, तथा जहाँ खाद्य पदार्थों की सांद्रता कम होती है उसे उपभोग शिरा कहते हैं। तो हम लोगों को यहाँ बस ये याद रखना कि पदार्थों का स्थानांतरण किसे कहते हैं। तो पौधों में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को ही पदार्थों का स्थानांतरण कहलाता है। अगला है वाष्पोत्सर्जन।
पेड़ पौधों के वायवीय भागों के द्वारा जलवाष्प के उत्सर्जन को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कहने का मतलब है कि पेड़ पौधे के वायवीय भागों के द्वारा जलवाष्प के उत्सर्जन, जो पेड़ पौधों में जलवाष्प की क्रिया होती है, जलवाष्प होकर उत्सर्जन करती है, उसे ही हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो पेड़ पौधों के वायवीय भागों के द्वारा जलवाष्प के उत्सर्जन को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्र के मदद से होती है। सभी पौधों में वाष्पोत्सर्जन की गति अलग अलग होती है। मकई का एक पौधा प्रतिदिन 3 से 4 लीटर जलवाष्प उत्सर्जित करता है। सेब का एक पौधा प्रतिदिन 10 से 20 लीटर जलवाष्प प्रतिदिन उत्सर्जित करता है। पेड़ पौधे अपने पूरे जीवन काल में अपने वजन का 100 गुना जलवाष्प उत्सर्जित करते हैं। ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए प्रश्न हैं जो पूछ सकते हैं ऐसे कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो हम बोलेंगे रंध्र के द्वारा। मकई का एक पौधा प्रतिदिन कितना लीटर जलवाष्प उत्सर्जित करता है, तो 3 से 4 लीटर। सेब का पौधा प्रतिदिन 10 से 20 लीटर जलवाष्प उत्सर्जित करता है। पेड़ पौधे अपने पूरे जीवन काल में अपने वजन का 100 गुना जलवाष्प उत्सर्जित करते हैं। अगला, वाष्पोत्सर्जन के महत्व। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधों के जड़ के द्वारा जल और खनिज लवण अवशोषित होते हैं। वाष्पोत्सर्जन के कारण जड़ से पत्ता तक का जल का स्तर बना रहता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे के शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। प्रश्न है, हमारे आमाशय में पाचक रस का क्या महत्व है? पाचक रस कहने का मतलब हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे आमाशय में पाचक रस की निम्नलिखित भूमिका है। यानी हमारे पेट में पाचक रस की क्या क्या भूमिका है, वही इसी के बारे में लिखना है। यह भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करती है, अर्थात जो भोजन के साथ बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जाती है, हमारे पेट के अंदर जाती है, तो वह उसे नष्ट कर देती है। यह भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करती है, यह भोजन को अम्ल देता है, यह भोजन को पचाने में मदद करती है। अगर पाचक रस नहीं रहेगा तो फिर पाचन की क्रिया ही नहीं होगी। तो पाचक रस क्या क्या महत्व हुआ हमारे पेट में? तो सबसे पहले बैक्टीरिया को ख़त्म करना, उसके बाद अम्लीय माध्यम प्रदान करना और पचाने में मदद करना। यही 3 इसके काम महत्व हैं। अगला है जंतुओं में परिवहन। जंतुओं में परिवहन कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। एक कोशिकीय जंतु विसरण विधि द्वारा परिवहन करते हैं। ये पहले ही पॉइंट में बता दिया गया था। एक कोशिकीय पौधे भी विसरण विधि द्वारा परिवहन करते हैं और एक कोशिकीय जीव भी विसरण विधि द्वारा ही परिवहन करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में परिवहन के लिए विशेष अंगों के समूह होते हैं जिसे परिवहन तंत्र कहते हैं। तंत्र मतलब अंगों के समूह। तंत्र कहने का मतलब हो गया अंगों के समूह। तो वैसे अंगों के समूह जो परिवहन की क्रिया में भाग लेते हैं उसे हम परिवहन तंत्र कहते हैं। मनुष्य के परिवहन तंत्र के 3 भाग होते हैं, रक्त, रक्तवाहिनियाँ, हृदय। इन्हीं तीनों भागों द्वारा हमारे शरीर में परिवहन की क्रिया होती है। सबसे पहला हमारा रक्त, ब्लड। यह लाल रंग का क्षारीय गाढ़ा द्रव्य है। रक्त कैसा होता है? लाल रंग का क्षारीय गाढ़ा द्रव्य होता है। इसका pH मान 7.4 होता है। यह हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा उसके वजन का 7% होता है। एक समान वयस्क मनुष्य में रक्त 5 से 6 लीटर होता है। अगर हमको रक्त के बारे में पूछता है 2 नंबर में, तो ये सारे पॉइंट को एक ही में लिख देंगे तो हमारा 2 नंबर मिल जाएगा। और अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऐसे पूछेगा रक्त का pH मान कितना होता है, तो हम बोलेंगे 7.4। रक्त का लाल दिखाई देना किसके कारण होता है, तो आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण।
मनुष्य में शरीर में रक्त की मात्रा कितना होता है, तो उसके वजन का 7%, जितना उसका वजन होगा उसका 7% उसमें ब्लड पाया जाता है। एक सामान्य वयस्क मनुष्य में ब्लड जो होता है वह 5 से 6 लीटर होता है। कितना लीटर? 5 से 6 लीटर। रक्त के 2 भाग होते हैं, एक तरल भाग और एक ठोस भाग। यानी एक समझिए द्रव जैसा और एक होगा ठोस जैसा। जो द्रव जैसा भाग होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तरल भाग अर्थात प्लाज्मा। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। यह पूरे रक्त का 55% होता है। अगर पूरा ब्लड है तो उसमें 55% यानी आधा से भी ज़्यादा प्लाज्मा पाया जाता है, यानी तरल भाग पाया जाता है। प्लाज्मा यह हल्के पीले रंग का पारभासी द्रव होता है। इसमें 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.18% ग्लूकोज, 0.9% लवण, 0.5% वसा और शेष अन्य कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है, तो 90%। प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो 7%। यह क्या होता है, तो हल्के पीले रंग का पारभासी द्रव होता है, यानी यह रक्त का तरल भाग होता है। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजिन नामक का प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर के बाहर रक्त को जमने में मदद करती है। प्लाज्मा में हिप्री नामक का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। यानी रक्त को जमने में मदद करता है कौन, तो प्लाज्मा। किसके कारण, तो फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन के कारण। और प्लाज्मा शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, वह किसके कारण, हिप्रीन नामक कार्बोहाइड्रेट के कारण। चलिए अगला, सीरम। सीरम किसे कहते हैं? फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिसमें फाइब्रिनोजिन नहीं है, वैसा प्लाज्मा जिसमें फाइब्रिनोजिन नहीं पाया जाता है उसे हम कहते हैं सीरम। अगर यहाँ रहित की जगह पर रहेगा सहित, तो इसका मतलब है कि वैसा प्लाज्मा जिसमें फाइब्रिनोजिन होगा। और यहाँ बोला फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा, यानी वैसा प्लाज्मा जिसमें फाइब्रिनोजिन नहीं पाया जाता है उसे ही हम सीरम कहते हैं। ठोस भाग, ये रक्त का दूसरा भाग था, ठोस भाग। तो रक्त के ठोस भाग के अंतर्गत 3 प्रकार के कण आते हैं। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। कहने का मतलब हो गया आरबीसी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल। प्लेटलेट्स रक्त बिंबाणु। पहला आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम लाल रक्त कोशिकाएं या रेड ब्लड सेल होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में तथा मृत्यु यकृत या पलिया में होती है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। इसका आकार उभयतल होता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है, तो उभयतल। इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। किसी किसी के आरबीसी में ये सब पाए जाते हैं, जैसे ऊंट और लामा। ये ऐसे जानवर हैं, वैसे जीव हैं जिसमें केंद्रक नहीं केंद्रक पाए जाते हैं, बाकी सभी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नाम का रंजक पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में के केंद्र में लोहा का एक अणु पाया जाता है। आरबीसी ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करता है। यानी आरबीसी का काम क्या है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। एक नोट पॉइंट याद रखेंगे, रक्त में लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अगला है जो दूसरा हमारा है रक्त का ठोस भाग के रूप में WBC वाइट ब्लड सेल। इसका पूरा नाम श्वेत रक्त कोशिका होती है, अर्थात वाइट ब्लड सेल होता है। यह रक्त में सबसे कम पाया जाता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में तथा मृत्यु रक्त में ही हो जाती है।
इसका जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है। इसका आकार अनिश्चित होता है। उसका था कि उभयतिल के आकार का होता है, तो इसमें है कि डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है अनिश्चित होता है। उसमें आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जा रहा था, मगर डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात के बात में बात करें तो 600 अनुपात 1, यानी आरबीसी अगर 600 है तब हम डब्ल्यूबीसी हमारा 1 होगा। यह शरीर को विभिन्न रोगों से रक्षा करती है, इस कारण इसे रक्त का वीर सिपाही कहते हैं। डब्ल्यूबीसी, इसका काम क्या है? डब्ल्यूबीसी का कार्य रोगों से रक्षा करना। रोगों से रक्षा करना। जब हमारे शरीर में रोग होता है तब डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसका जो जीवन काल होता है 2 से 4 दिन तक होता है। इसमें 5 प्रकार के कण होते हैं। डब्ल्यूबीसी में कितने प्रकार के कण पाए जाते हैं? 5। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल, ये सब डब्ल्यूबीसी में पाए जाते हैं। अभी इसके बाद अभी आप लोगों का होमवर्क दिया जाएगा कि आप लोग आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी में अंतर लिख कर लाएंगे। लिखें। ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी में अंतर। देखिए अंतर क्या है। सबसे पहला आरबीसी, आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल होता है, तो डब्ल्यूबीसी का बोलेंगे कि वाइट ब्लड सेल होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, परंतु मृत्यु जो होता है यकृत या प्लीहा में होती है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होती है, परंतु मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसका जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन तक है और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है। इसका आकार उभयतल होता है, उसका आकार अनिश्चित होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इतना अंतर हो गया। अगला है ब्लड प्लेटलेट, रक्त बिंबाणु। इसका जन्म अस्थि मज्जा में तथा मृत्यु यकृत या प्लीहा में ही होती है, यानी यह आरबीसी की तरह ही है। इसका जन्म अस्थि मज्जा में हुआ और मृत्यु यकृत या प्लीहा में ही होगा। इसमें अनियमित आकार का केंद्रक पाया जाता है, यानी इसमें केंद्रक पाया जाता है लेकिन उसकी आकार अनियमित। कहने का मतलब है कि कोई निश्चित आकार नहीं है, उसका अनियमित, कभी इधर कभी उधर होने वाला है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन तक होता है। यह रक्त को जमाने में मदद करता है। पूछता है कि रक्त को थक्का बनाने में कौन सा मदद करता है, तो हम लोग बोलते हैं रक्त बिंबाणु। आगे कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। इसी के साथ आज का हमारा क्लास खत्म होता है। धन्यवाद।